सुबह सुबह एक घर के अंदर सास पूजा पाठ में लगी हुई थी और तभी उस घर के अंदर उस घर की बहू की जो सहेली होती है वह आती है और आने के बाद उस सास को बाहर बुलाकर उससे कहने लगती है कि माँ जी अब तो आप मुझे मिठाई खिला दो। इस बात को सुनकर सास पूछने लगती है कि बेटा किस बात की मिठाई। तो यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि आपकी बहू कलेक्टर बन चुकी है और इस बात की मुझे मिठाई खानी है। अब इस बात को सुनकर जो सास होती है वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यहाँ पर जो बहू किचन के अंदर काम कर रही थी वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। दोनों के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता है और सोचने लगते हैं कि कहीं ये हमारा सपना तो नहीं। लेकिन वहीं पर उस घर का जो बेटा होता है वह कमरे के अंदर बिजनेस का कुछ काम कर रहा था और जब बाहर ये बात होती है तो उसे भी ये बात पता चल जाती है और वह भी इस बात को सुनकर बाहर आता है। वह उससे पूछने लगता है क्या तुम सही कह रही हो। तो वह कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और आपकी जो पत्नी है वो अब एक कलेक्टर बन चुकी है। तो इसके बाद जो बेटा होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और एकदम से अपनी माँ के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। कौन था वह बेटा और किस वजह से वह अपनी मां से माफी मांग रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है संगीता। संगीता जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है, लेकिन उसके पिता के पास ज्यादा रुपया पैसा नहीं है जो वो उसको आगे पढ़ा लिखा सके। जैसे तैसे करके उसने उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दिया है और वह मन लगाकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। वहीं पर पास ही के शहर में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है संदीप। संदीप के घर में संदीप है और उसकी माँ है। वो पहले तो गांव में रहा करते थे, लेकिन जब से संदीप ने पढ़ाई लिखाई करके कमाना स्टार्ट किया है तो उसके बाद माँ बेटे शहर के अंदर रहा करते हैं और संदीप शादी के युग भी हो गया है। उनके पास ज्यादा रुपया पैसा तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने एक अपना घर खरीद लिया है जिसके अंदर माँ बेटे रहा करते हैं। बेटा शादी के युग हो जाता है और उसके बाद जो माँ होती है उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है। ढूंढने से उसे रिश्ता मिल भी जाता है पासी के गाँव में जो कि संगीता का था, क्योंकि संगीता भी बड़ी हो चुकी है और उसके माता पिता भी उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। वह भी कोई ऐसा ही फैमिली ढूंढ रहे थे जो कि मिडिल क्लास फैमिली हो, जो कि ज्यादा रुपया पैसा उनके पास भी नहीं है, तो वह अपनी बेटी को कम पैसों में ही घर से विदा करना चाहते हैं। अब यहाँ पर संदीप की माँ जब संगीता को देखती है तो देखते ही पसंद कर लेती है और उसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। संदीप और संगीता की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जो संगीता होती है वह दुल्हन बनकर यहाँ पर संदीप के घर में आ जाती है। घर के अंदर सब कुछ ठीक था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। सास बहू पर खूब सारा लाड किया करती थी और यहाँ पर जो संदीप होता है वह भी घर को चलाने के लिए अच्छी तरह से कमाई धमाई किया करता है और किसी भी तरह से इधर उधर अपने पैसे को वेस्ट नहीं किया करता है। लेकिन जैसे उसकी शादी होती है तो शादी के बाद घर का खर्च थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसके बाद जो संदीप होता है वह विदेश जाने के लिए एक जगह बात कर लेता है और एक दिन शाम के समय आकर अपनी माँ को बता देता है कि माँ मैं विदेश जाऊंगा और विदेश में 2 साल तक पैसा कमाऊंगा। इस बात को सुनकर माँ उससे पहले तो मना करती है, कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर तुम जितना कमाया करते हो उतना ही काफी है। लेकिन जो संदीप होता है वह काफी ज्यादा गुस्सैल इंसान था, क्योंकि उसने बचपन से गरीबी देखी है और वह गरीबों की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं कर सकता। इसी वजह से वह अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि माँ देखो अब मैं कमाने लगा हूं तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा जो हमें गरीबों की तरह जिंदगी ना जीनी पड़े। वैसे भी हमारे पास क्या है, हमारे पास ले देकर ये घड़ी तो है, तो 2 साल में विदेश में काम करूंगा और उसके बाद अपना कोई बिजनेस यहां पर आकर करूंगा ताकि जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो और कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है तो आगे की जिंदगी में हमें बच्चे भी होंगे और बच्चों को मैं इस तरह की गरीबी नहीं दिखाना चाहता। ऐसा कहकर बेटे ने फैसला कर लिया था और उसके बाद वह अपने कागज वगैरह बनाने लगता है विदेश जाने के लिए और शादी के महज 1 महीने बाद ही जो संदीप होता है यहां से सीधा विदेश चला जाता है। अब घर के अंदर केवल सास बहू रह जाती हैं, लेकिन यहां पर जो बहू होती है जब से उसकी शादी हुई है जब से वह काफी ज्यादा परेशान सी रहा करती है और कई बार तो सास ने इससे पूछने की कोशिश की है, लेकिन वह यह सोचकर रह जाती है कि नई नई शादी हुई है, नया घर है, पहले वो गांव में रहा करती थी तो यहां पर शहर में उसको अजीब लगता होगा, तो इसी वजह से ऐसा कर रही है। लेकिन जब उसका बेटा संदीप यहां से चला जाता है और उसके बाद भी बहू का यही हाल होता है, तो उसके बाद जो सास होती है वह एक दिन उससे पूछने लगती है कि बहू क्या हुआ, तुम इस तरह से उदास क्यों रहा करती हो। तो बहू फिलहाल तो कोई बहाना बना देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे 7 से 8 दिन होते हैं तो यहां पर सास दोबारा से उसे पूछने लगती है और कहती है कि बेटी मुझे अब अपनी माँ के समान समझ, मैं तेरी माँ हूं और कोई भी बात हो तो तू मुझे उसे बता सकती है और मैं जितनी हो सके कि तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। इस बात को सुनकर जो संगीता होती है वह अपनी सास को वो बात बता देती है, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा उदास रहा करती है। वह अपनी सास से कहती है कि माँ जी मेरे पिता के पास भी ज्यादा रुपया पैसा नहीं था और उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे ग्रेजुएशन तो करवा दी है, लेकिन मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ और किसी सरकारी नौकरी में लगना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपके बेटे गरीबी में जिंदगी नहीं जीना चाहते उसी तरह से मैं भी ऐसे नहीं रहना चाहती। मुझे भी कुछ ना कुछ करना है और मैं आगे पढ़ना चाहती
चाहती हूँ। लेकिन तभी जो सास होती है वो कहने लगती है कि बेटी ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तू पढ़ना लिखना चाहती है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन तभी संगीता कहने लगती है कि माँ जी वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैंने आपके बेटे से बात की थी और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। अब इसके बाद जब उन्होंने मना ही कर दिया है तो मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर जो सास होती है वो थोड़ी देर तक सोचने लगती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि बेटी मानती हूँ कि तेरे पति की आज्ञा तेरे लिए सबसे बड़ी है, लेकिन मैं तेरी सास हूँ और मेरा कहा भी तुझे मानना चाहिए। अगर इस वजह से तू परेशान है तो तू जरूर से पढ़ाई कर और कोई भी दिक्कत मत ले। जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो मुझे बता देना और मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए सब कुछ अरेंज करा दूंगी। इस बात को सुनकर संगीता थोड़ी सी सोच विचार करती है और कहने लगती है कि नहीं माँ जी रहने दो, कोई बात नहीं, जब आपका बेटा मना कर रहा है तो मैं पढ़ाई लिखाई क्यों करूं। लेकिन वहीं पर सास उससे कहने लगती है बेटी तू मेरी बेटी के समान है और मुझे पता है कि पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा गुण हुआ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सास है वो भले ही अनपढ़ है लेकिन वह ये जानती है कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज होती है और इससे बहुत कुछ हो जाया करता है। तो इसी वजह से वो उससे बार बार कहती है और इसके बाद जो संगीता होती है वह भी पढ़ने लिखने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब बात आती है उसके पति की तो वह अपनी सास की तरफ देखने लगती है। तो तभी उसकी जो सास होती है वो कहती है कि तू चिंता मत कर, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तेरी माँ हूं, तो इस काम को मैं अपने आप करा दूंगी और बेटे को पता ही नहीं चलेगा कि तू पढ़ाई कर रही है, क्योंकि वह तो विदेश चला गया है 2 साल के लिए और 2 साल तक तू जो चाहे वो कर सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर संगीता भी खुश हो जाती है और अब यहाँ पर जो संगीता होती है वो पढ़ने के लिए जाने लगती है। वहीं उसी शहर के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था और उसी इंस्टीट्यूट में वो जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगती है, क्योंकि अब तक उसे पता चल गया है कि यूपीएससी ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद हम ढेर सारी नौकरियां लग सकते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। संगीता यूपीएससी की तैयारी करती है और जो सास होती है वह उसके लिए पैसा खर्च किया करती है। लेकिन यहाँ पर जो उसका बेटा होता है वह वहीं पर फोन से घर के अंदर जितने भी पैसे भेजा करता है उनका हिसाब किताब मांगा करता है और जो माँ होती है वो उसे हिसाब किताब तो दे दिया करती है, लेकिन बहू के पैसों का हिसाब लगाने में उसे थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब बेटा बार बार हिसाब लिया करता है तो वह सोचने लगती है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा, क्योंकि बहू की पढ़ाई लिखाई में थोड़े से पैसे खर्च आने हैं और उन पैसों का इंतजाम कहीं से तो मुझे करना होगा। यही बात सोचकर सास एक दिन परेशान बैठी हुई थी, लेकिन तभी बहू उसके पास आती है और कहने लगती है कि माँ जी क्या हुआ, किस बात से परेशान हो। तो यहाँ पर जो सास होती है वो उसे अपनी समस्या बताती है। कहती है कि बेटा तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा आएगा और बेटा एक एक पैसे का हिसाब रखा करता है, तो मैं यही सोच रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे कहां से लाऊं और क्या करूं। तो यहां पर जो बहू होती है वो कहने लगती है कि माँ जी अगर ऐसी बात है तो मैं कोई पार्ट टाइम जॉब देख लेती हूं और अपने पैसों से अपनी पढ़ाई को कर लूंगी। लेकिन तभी जो सास होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि नहीं बेटी तू मेरी बेटी के समान है और मैं तेरे लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुझे पढ़ाई के लिए जो मौका मैंने दिया है उस मौके को मैं ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकती और तुम्हें 2 साल में पूरी तरह से देना चाहती हूं। ऐसा कहकर उससे कह देती है कि तू चिंता मत कर, तू केवल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और तेरे लिए जितना भी पैसा खर्च आएगा वो सारे का इंतजाम मैं अपने आप कर दूंगी। यह बात सोचकर वह अपने बिस्तर में आराम करने के लिए चली जाती है सास, और पूरी रात भर इस बारे में सोचने के बाद उसे एक सॉल्यूशन इसका मिल जाता है, क्योंकि यह घर जिस घर के अंदर वो रहा करते हैं वह घर सास के ही नाम है, क्योंकि बेटे ने माँ के नाम ही वो करवा दिया था और वह उस घर को गिरवी रखने का फैसला कर लेती है कि इसको गिरवी रख के जो भी पैसे आएंगे उन पैसों से बहू की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी और बाद में मैं इस घर को छुड़वा लूंगी। तो घर को गिरवी रखने के बाद वह कुछ पैसे उठा लेती है और इसके बाद अपनी बहू की पढ़ाई लिखाई में लगा देती है। बहू को भी ये बात पता चलती है और वह मना भी करती है, लेकिन यहाँ पर सास मना कर देती है। कहती है कि तू चिंता मत कर, इनका जो ब्याज होगा इन पैसों का वो मैं साथ साथ देती रहूंगी और बाद में जब तू कामयाब हो जाएगी तो उसके बाद पैसे भरकर इस घर को छुड़वा लेना। इस बात को सुनकर बहू पर पढ़ाई लिखाई का और भी ज्यादा प्रेशर होता है और एग्जाम भी नजदीक आ रहा था, लेकिन जैसे वो पहली बार इस एग्जाम को देती है तो उसमें पूरी तरह से रह जाती है और यह बात बहू को पूरी तरह से मायूस कर देती है। लेकिन वहीं पर जो सास होती है उसका हौसला अफजाई करती है और कहती है कि तू चिंता मत कर, आगे भी तो टाइम आएगा और आगे तुम इसको दोबारा से भर देना और मुझे विश्वास है तुम अगली बार जरूर से कामयाब हो जाओगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। यह बात कहकर बहू का दोबारा से हौसला सास बढ़ा देती है और उसके बाद बहू दोबारा से जोर शोर से तैयारियों में जुट जाती है। यहीं पर उसकी एक सहेली और बनती है जिसका नाम मीना होता है और मीना अक्सर उसके घर तक भी आया जाया करती है। सास ने यह बात पूरी तरह से गोपनीय रखी थी कि बहू को वो आगे पढ़ा लिखा रही है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में भी अगर किसी ने उसके बेटे को बता दिया तो बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो संगीता होती है वह दूसरे टेस्ट की जोर शोर से तैयारी करती है और उस टेस्ट का दिन भी आ जाता है। अब जैसे प्री एग्जाम आता है तो प्री एग्जाम को वो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लेती है और उसके बाद मेन एग्जाम की तैयारी में जुट जाती है।
जैसे उसका प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ था तो सास को इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह कहने लगती है कि बेटी और भी ज्यादा मेहनत कर, ये तो क्लियर हो गया है ना, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है और तू जरूर से कामयाब हो जाएगी। इसके बाद बहू और भी ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन तभी ये बात कि उसकी पत्नी घर से जाया करती है। ये एक पड़ोस वाला व्यक्ति जो कि संदीप का खास मित्र था, वह उसे बताने लगता है, कहता है कि यार भाभी कहां जाया करती है, रोज अच्छी तरह से तैयार होकर घर से निकला करती है, क्या करवा रहे हो तुम भाभी से। अब इस बात को सुनकर संदीप पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगता है, लेकिन फिलहाल वह उस व्यक्ति को तो ऐसी टार देता है और कहने लगता है कि तुझे मेरी पत्नी पर नजर रखने के लिए किसने कहा था, और तू अपना काम किया कर, इस तरह से मेरी पत्नी पर नजर मत रखा कर। इस तरह के मजाकिया अंदाज में वह इस बात को तो टाल देता है, लेकिन उसे इस बात से बड़ा ही गुस्सा आता है और जैसे ही उसके दोस्त का फोन करता है तो वह सीधा यहां पर अपनी मां के पास फोन मिला देता है और उससे पूछने लगता है कि संगीता कहां जाया करती है और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तो यहां पर जो मां होती है वो कहने लगती है, बेटा मैं इसको सिलाई सीखने के लिए भेजा करती हूं और सिलाई कढ़ाई सीख लेगी तो बड़ा ही अच्छा होगा और मैंने इससे कहा था। इस बात को सुनकर बेटा मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, आज से कहीं भी नहीं जाएगी और इसे घर के अंदर ही रखो। लेकिन तभी जो मां होती है वो कहने लगती है कि बेटा ये सिलाई कढ़ाई ऐसा काम है कि जीवन में कभी न जाने कैसा मोड़ आ जाए, कभी बहू को क्या चीज का सामना करना पड़े, इस चीज को सीख कर रखेगी तो कम से कम अपने जीवन को व्यतीत कर लेगी और कुछ दिनों का एक कोर्स बचा है, इसको कर लेने दे, उसके बाद मैं इसे कहीं भी नहीं बेचूंगी। तो इसके बाद जो संदीप होता है वह मन मारकर हामी भर लेता है और कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, करवा लो, लेकिन उसके बाद इसे कहीं भी मत भेजना क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी तरह के फिजूल खर्चे हों। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय में अब 2 साल कंप्लीट हो गए थे संदीप को यहां से जाए हुए और उसके वापस आने का टाइम आ जाता है। इस दौरान यहां पर जो संगीता होती है उसने मेन एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया था और उसका केवल इंटरव्यू रह गया था। अब संदीप जैसे ही वापस लौटता है तो वापस लौटने के बाद जो संदीप की पत्नी संगीता होती है वह अपनी पढ़ाई लिखाई की किताबों को पूरी तरह से छुपा देती है ताकि उसके पति को पता ना चल सके कि वह उसकी पत्नी क्या कर रही है। लेकिन यहां पर उसका इंटरव्यू रह गया था और उसके लिए वो चुपके रातों को जग जाग कर पढ़ाई किया करती है। संदीप जैसे यहां पर आता है तो यहां पर आने के बाद जो संदीप होता है वह अपना बिजनेस करना चाहता है क्योंकि इतने दिनों में उसने काफी सारे पैसे कमा लिए हैं और इसके बाद वह इधर उधर घूमकर बिजनेस के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है और ढूंढने से उसे एक जगह भी मिल जाती है। अब जब वह पूरा हिसाब किताब लगाता है तो उसके पास जितने पैसे थे उन पैसों में भी कुछ पैसों की कमी पड़ रही थी। अब इस बात को सोच सोच कर वह काफी ज्यादा परेशान होता है कि और पैसों का इंतजाम कहां से हो, और तभी उसके दिमाग में आता है कि मेरा घर भी तो है और मैं चाहूं तो इस घर पर भी लोन ले सकता हूं। यही बात वह अपने दिमाग में सोच लेता है। वहां पर दूसरी ओर उसकी पत्नी का इंटरव्यू का दिन आ गया था और इंटरव्यू वाले दिन यहां पर जो पत्नी संगीता होती है और साथ में जो उसकी सास होती है यानी कि संदीप की मां, वो दोनों मिलकर मंदिर जाने का बहाना लगाते हैं और मंदिर जाने के बहाने घर से निकल जाते हैं। उन्होंने कहीं दर्शन करने के लिए बोला था और यहां पर सास बहू दोनों के दोनों निकल गए थे और इंटरव्यू को देकर वापस लौट आते हैं। लेकिन वापस लौटते ही जो संदीप होता है अपनी मां से घर के कागजों को मांगने लगता है। अब जैसे ही मां सुनती है कि घर के कागजों को मांग रहा है तो वो पूछने लगती है, बेटा घर के कागज तुम्हें किस लिए चाहिए। तो यहां पर संदीप अपनी मां को बताता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं और बिजनेस के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो घर को गिरवी रख के मैं कुछ पैसे उठाना चाहता हूं और इन पैसों को अपने बिजनेस में लगाना चाहता हूं। अब जैसे ही मां घर को गिरवी रखने की बात सुनती है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने तो पहले इस घर को गिरवी रख रखा है और उसके बाद जो बेटा है वो दोबारा से इसको गिरवी रखना चाहता है। अब यहां पर आकर जो सास होती है वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है और जब मां का परेशानी भरा चेहरा बेटा देखता है तो उसके बाद पूछने लगता है कि मां क्या हुआ, क्या कागज तुम्हारे पास नहीं है, कहां गए घर के कागज। तो यहां पर जो मां होती है मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि उसने घर को पहले गिरवी रख रखा है। अब यह बात सुनते ही बेटा फिर से आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है कि मां तुमने कहां पर गिरवी रख दिया घर को और क्या किया तुमने इतने पैसों का। तो उसके बाद जो मां होती है वह पहले तो नहीं बताना चाहती, लेकिन जब बेटा मां से खरी खोटी कहने लगता है तो जो संगीता होती है वो एकदम से बीच में बोलने लगती है और कहती है कि मां जी ने उन पैसों को मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया और मैं पढ़ाई लिखाई कर रही थी क्योंकि मुझे कामयाब होना था और इसी वजह से मां ने घर को गिरवी रखा था। अब इस बात को सुनते ही जो संदीप होता है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है, अपनी पत्नी पर भी चिल्लाने लगता है और अपनी मां पर भी चिल्लाने लगता है। तो लास्ट में जो मां होती है वो कह देती है कि बेटा मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं बनता कि मैं अपनी मर्जी से इस घर को गिरवी रख सकूं और उन पैसों को अपनी इच्छा से कहीं खर्च कर सकूं। इस बात को सुनकर संदीप एकदम से मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुम्हारा इस चीज पर कोई भी हक नहीं बनता और अगर इस तरह से ही चलता रहा तो हम लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे और हमारी जिंदगी गरीबी में कट जाएगी। लेकिन यहां पर जब मां इस बात को सुनती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और वह अपने बेटे से कहती है कि ठीक है बेटा, ये मुझसे गलती हो गई और उन पैसों को मैं तुम्हारे को चुका दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे मजदूरी करनी पड़े। इस बात को सुनकर बेटा और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है कि हाँ, अब ये काम और कर दो कि मेरे होते हुए तुम मजदूरी करो ताकि 4 लोग मुझ पर बातें बनाएं कि मां मजदूरी कर रही है जवान बेटे
के होते हुए। ऐसा कहकर बेटा नाराज होकर वहां से चला जाता है और माँ को भी इस बात का बड़ा ही दुख हुआ था। इसके बाद जो माँ होती है वह बेटे से बात नहीं करती है और बेटा माँ से बात नहीं करता है। बहू का भी पूरा पढ़ाई का बुखार उतर गया था, लेकिन तभी अचानक से जब उसका रिजल्ट आता है तो उसने ऐसी रैंक हासिल की थी जिससे उसका कलेक्टरी में नंबर आ गया था। और यह बात संगीता तो देखने के लिए नहीं जाती है, लेकिन उसकी जो सहेली होती है मीना, वह उसके रिजल्ट को देख लेती है और देखकर एक दिन सुबह सुबह सीधा उसके घर पहुंच जाती है। वहां पर सुबह सुबह जो सास होती है वो पूजा घर में पूजा कर रही थी और तभी जो मीना होती है वो एकदम से चहकते हुए कहने लगती है कि माँ जी बाहर निकलो और आपको मुझे मिठाई खिलानी होगी। अब इस बात को सुनकर जो सास होती है वह बाहर निकलती है और कहती है कि बेटी किस चीज की मिठाई और क्यों तुम्हें मिठाई खानी है। तो वो कहती है कि आपकी जो बहू है वह कलेक्टर बन चुकी है और इस बात की मुझे मिठाई खानी है। इस बात को सुनकर सास को एकदम से अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता और वह चुपचाप खामोश सी खड़ी रह जाती है एकदम से सदमे से में। और यहाँ पर जो बहू होती है जो कि किचन के अंदर खाना बना रही थी वह भी बाहर निकलती है और उसे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि वह कोई कलेक्टर बन चुकी है। यही बात भीतर अंदर बैठे हुए उस बेटे को पता चल जाती है जिसका नाम संदीप होता है और जो कि अब तक अपनी माँ से बातचीत नहीं किया करता है। वह जैसे इस बात को सुनता है तो उसे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो एकदम से बाहर आकर कहने लगता है कि क्या कहा तुमने, क्या मेरी पत्नी कलेक्टर बन गई? तो वो कहने लगती है कि हाँ भाई साहब, आपकी पत्नी कलेक्टर बन चुकी है और अब आप एक कलेक्टर के पति हो चुके हो। इस बात को सुनकर वह अपनी माँ की तरफ देखने लगता है और एकदम से संदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस माँ ने उसकी पत्नी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना दिया उस माँ से उसने काफी खरी खोटी सुनाई थी। और इसके बाद वह अपनी माँ के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। जब संदीप रोकर अपनी माँ से माफी मांगता है तो संदीप की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे, यहाँ तक कि जो संगीता होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और जो मीना खड़ी हुई थी जो कि खुशखबरी लेकर आई थी उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। संदीप की जो माँ होती है वह अपने बेटे को उठाकर गले से लगा लेती है, क्योंकि ये उनके लिए खुशी का दिन था और इसको पूरी तरह से वो बर्बाद नहीं कर सकते थे। माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया उसे भूल जा, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना कि अपनी पत्नी की किसी भी बात को इस तरह से मत छोड़ना जैसा तुमने साफ साफ मना कर दिया था। अगर कोई कुछ कहता है तो उसके बारे में पहले अच्छी तरह से सोच विचार करते हैं और उसके बाद ही उसका कोई डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर बेटे को एक सीख मिल गई थी और बहू कलेक्टर बन चुकी थी और इसके बाद जो बहू होती है वह यहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और कुछ दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। बहू कलेक्टर बनने के बाद अपने पति और अपनी सास को अपने साथ ही ले जाती है और जहां पर उसका आवास रहा करता है वहीं पर वह उन्हें रखा करती है। फिलहाल के समय में जो संदीप होता है वह अपना एक बिजनेस किया करता है जहां पर उसकी पत्नी की पोस्टिंग है और वहीं पर उसके साथ रहा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।